प्रथम रूप से विघ्नहर्ता को प्रणाम। आज गणेश चतुर्थी है, तो विघ्नहर्ता का दिवस है आज। तो संयोग की बात है कि आज ही राजतरंगिणी का जो कल्हन द्वारा लिखित है उसका ये आखिरी एपिसोड है। आज के दिन ही और आज के दिवस ही इसका समापन हो जाए। तो राजतरंगिणी जो कल्हन द्वारा लिखित है, तो उसके आखिरी अध्याय में हमने देखा कि अब नागा और बोजा का आदान प्रदान होना था। प्रदान होने से पहले बोजा चतुरता से एक संदेश भिजवाते हैं नागा को, और संदेश में कहते हैं कि भाई आपका और हमारा जो आदान प्रदान होना है वह यहाँ बल्हारा की मर्जी से और वहाँ राजन जय सिम्हा की मर्जी से हो रहा है। तो नागा इस पे सचेत हो जाते हैं, तो असहाय पाते हैं और कहते हैं कि वह खुद से ही बोलते हैं कि मेरी जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लग गया है। धन्य और रिल्हना के संग और कुछ साथियों के साथ में उन्हें इस और राजबड़ाना दोनों नियमों का उल्लेख करते हैं कि कौन पहले आए कौन पहले जाए। कई दिन बीत जाते हैं और दोनों के लिए ये की सीमा से बाहर था, और इतने में ही धन्य और रिल्हना और उनके साथीगण भी धैर्य रखते हैं और उनके पास में और कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो नागा के भतीजे होते हैं लोस्थाखा, वह बड़े लालची होते हैं और लोभी प्रवृत्ति के होने के कारण वह धन्य को उकसाते हैं मृत्यु के घाट उतारे, ताकि सामने जो बल्हारा का खेमा है उसमें कपकपी फैल जाए। तो कहीं ना कहीं अन्य उनके बातों में आ जाते हैं और ऐसा कृत्य वो करते हैं। और जब बोजा को इसकी खबर लग जाती है वह भी भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था। बल्हारा का खेमा भी इससे भयभीत होता है। आगे क्या होना है किसी को कुछ मालूम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे फिर रिल्हना एक दूत को भेजते हैं, राजन का दूत बनाकर, ताकि वह बल्हारा से संधि के प्रस्ताव पर उनको मना ले। बल्हारा के खेमे में पहुंच जाता है तो बोजा उनको देख लेते हैं और बोजा उनको पहचान भी लेते हैं, क्योंकि बोजा ने उनको एक समय काल में, पूर्व के समय काल में उनसे भेंट हो गई थी उनकी। तो वह मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाते हैं और कहते हैं आपको पहचान गए, लेकिन जिस कार्य के लिए आप आए हो आप मुझे बताइए कि अगर वैद्य बीमार का उपचार कर रहा हो, क्या वो औषधि दूसरों को खिलाता कि बीमार को खिलाता। इसका सार बिल्कुल सरल था कि जिस व्यक्ति से आपको बात करनी है वो आपके सामने प्रस्तुत है, आप उनसे सीधे संपर्क साधिए। इस क्षण को लपक लेते हैं और कहते हैं हे बोझा, आपको नहीं पता कि राजन आपको कितना स्नेह और प्रेम करते हैं। जब उनको आपके शौर्य के बारे में पता चला, आपके राजपूत होने के धर्म का पता चला, तो वह आपसे मिलने को आतुर है। बोझा इस बात से बड़े प्रभावित होते हैं और वह कहते हैं ठीक है, आप आगे की वार्ता जारी रखें, हम सोच विचार करेंगे। और बोझा उसी पल में राजबड़ाना और बल्हारा को अपने पक्ष में ले लेते हैं और उनको सारी सूचना दे देते हैं। उनका कोई गतिरोध नहीं होता है इसमें। दूसरे ही पल में जब दूत वापस आ जाते हैं और वह कहते हैं श्रीमान, आप अपने कोई निकटतम संबंधी को हमारे साथ भेजे, ताकि वह राजन से भेंट कर सके और आपके बारे में उनको बोले, आपके प्रस्ताव के बारे में। बोझा इस बात से मत होते हैं और विडम्बना ये थी कि उनके कोई निकटतम बच्चे हुए नहीं थे, क्योंकि उनके पिताश्री और उनकी माताश्री नहीं थी। पिताश्री के मृत्यु पर उनकी एक दाई माँ हुआ करती थी जिन्होंने उनकी देखभाल की थी। उनका नाम नूना था और उनके विचार में नूना ही आती है और वह नूना का प्रस्ताव करते हैं, जिससे वह फिर प्रस्थान करते हैं और उनको रानी कल्हनिका से मिलने के लिए बोलते हैं। धन्य और रिल्हना
जब राजन से भेंट करते हैं, उनको पता होता है कि राजन थोड़े बहुत आवेश में होंगे, क्योंकि नागा की अकारणता से मृत्यु हो गई थी और कारण भी ठोस नहीं बनता था। तो इसके लिए उन्होंने नोना, जो कि निकटतम संबंधी थे बोझा के, उनको लेकर उपस्थित हुए राजन के सामने। और राजन से मिलने से पहले धन्या राजन को बोलते हैं, हमें आपके आवेश के बारे में ज्ञात है, पर जो नागा की अकारण कारणों से मृत्यु हो गई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है, लेकिन हम बोझा की जो धाई माँ है उनको साथ में लेके आए हैं। वह वार्तालाप करेगी और बोझा कैसे आपसे भेंट करे उसके राजन कुछ समय लेते हैं और वह कहते हैं ठीक है, ठीक ही भेंट के लिए तैयार है। और रिल्हना आगे की ओर अग्रसर होते हैं और वह संदेश भिजवाते हैं बोझा को कि इस स्थान पे होते हैं। वह नदी में एक जजीरा होता है और इर्द गिर्द जो पानी की गहराई होती है वह घुटनों तक होती है। और इसमें ये भी समझना होगा कि जो गर्मियों का मौसम है आरंभ हो चुका था और बर्फ पिघल रही थी, इसलिए नदी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। हरा का खेमा भी वहाँ नदी के तट पर डेरा डालता है और वहीं पे राजवड़ाना भी होते हैं। और राजवड़ाना चाहते हैं कि अभी धन्या और जो रिल्हना है वह अपनी सेना के साथ में नहीं आए होते हैं, क्योंकि उनको बोझा का विश्वास प्राप्त करना होता है। तो वह चाहते हैं उस समय में कि हम धन्या और रिल्हना के साथ में जितने भी सैनिक हैं उनका वध करें, उनका नाश करें। जैसे ही बोझा को इसका ज्ञात होता है उनको रोकने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ डामर भी उनके साथ मिल जाते हैं, पर वह सबको संतुष्ट करते हैं अपनी बातों से। जो राजन के व्यक्ति हमसे संधि करने के लिए आए हैं वह अविश्वसनीय नहीं है, आप उन पर विश्वास कीजिए, और अगर उनको कोई क्षति पहुंचती है तो ये समझ लेना कि उससे पहले मेरी क्षति हो जाएगी। तो ये बात जो है ये चुप जाती है सबको, और सब अपनी जो तलवारें हैं अपनी म्यान में रखते हैं। उनका गुस्सा कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, क्योंकि कि अकारण मृत्यु के कारण सब लोग आग बबूला हुए थे। तो वह उन प्रतिशोध लेना चाहते थे। बोझा धन्या और रिल्हना के पास जाते हैं और उनको सारी बातों से ज्ञात कराते हैं और कहते हैं कि आपका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्वयं मैं पहरा दूंगा आपका। यह संदेश राजन तक पहुंचता है और राजन बड़े फूलित हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सुनकर, और वह कहते हैं कि नहीं, वाकई में वह क्षत्रिय धर्म का है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तो वह अपनी रानी को आगे भेजते हैं कुछ मंत्रियों के साथ में संधि प्रस्ताव के लिए। रानी का खेमा लग जाता है नदी के दूसरे तट पर। यहाँ खासा और जो राजवड़ाना होते हैं और बाकी साथीगण वह चाहते हैं कि हम उन पर कूच करें और उनका नाश करें। यहाँ पर भी बोझा डाल बनकर खड़े हो जाते हैं और उनको रोकते हैं। कुछ ही दिनों में संधि प्रस्ताव होना था। यहाँ राजवड़ाना और अन्य साथीगण एक रचना रचते हैं कि कैसे राजन के खेमे में खलबली मचा दी जाए और उनका नाश किया जाए या विनाश किया जाए। बोझा को ज्ञात होता है। बोझा उनको शांत कराते हैं और कहते हैं अभी धैर्य रखो, क्योंकि अगले पलों में हम उनसे भेंट करने वाले हैं, तब तक धैर्य रखिए। कैसे भी करके वह उनको संभाल लेते हैं और बोर होते ही वह कुछ अपने साथीगण के साथ में नदी के उस पार जाते हैं, नदी से ही होते हुए। ये जब डामर लोग देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि बोझा के पद चिन्ह उस तट पर पड़ते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, जय जयकार होती है। यहाँ दूसरे छोर पर जब डामर और बाकी साथीगण देखते हैं तो वह अपना सर पकड़ते हैं और उन्हें समझ में आता है कि बाजी पलट गई है। यहाँ पे धन्य उनके उपलक्ष्य में अच्छी प्रशंसा करते हैं और उन्हें क्षत्रिय होने का धर्म जो निभाया, रानी है वह भी अपनी मातृ कृपा उन पर बरसाती है। वह स्नेह और प्रेम से जैसे
माँ भगवती अपने भक्त को भोजन कराती हो वैसे भोजन कराती है और पूजा इससे बड़े प्रभावित होते हैं। तभी एक संदेश आता है कि भोजा को राजा के दरबार में उपस्थित होना है। भोजा थोड़े घबरा जाते हैं, वे विचलित भी होते हैं क्योंकि उनको नागा याद आ जाता है। भिक्षु नागा की मृत्यु कैसे हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है। पर राजन के साथीगण उनको समझाने में सफल होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप जब जाओगे तो आप देखोगे राजा कितना स्नेह आपसे करेंगे, राजा के मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। रानी भी उनको भरोसा दिलाती है। एक विश्वास पर वह राजा के दरबार में उपस्थित होने को चल पड़ते हैं और जैसे ही वह राजमहल के प्रांगण में पहुंचते हैं तो राजन अपने बरामदे से भोजा को देखते हैं, निहारते हैं, उनकी कद काठी देखते हैं, उनका शौर्य देखते हैं और भोजा का प्रवेश राजमहल में हो जाता है। वह राजन के सामने उपस्थित होकर झुक जाते हैं और अपना सर उनके पैरों पर रख देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और स्पर्श भी करते हैं और तलवार उनके समक्ष रख देते हैं। राजन उनका हाथ पकड़कर उन आसन पर बिठाते हैं, हाथों से उनको पान खिलाते हैं। तो ये देखकर भोजा को विश्वास होता है और राजन उनको वह तलवार उनके गोद में दे देते हैं और कहते हैं आप ये रख लीजिए, आप युद्धबंदी नहीं हो। भोजा का उत्तर था, राजन ये तलवार जो है या तो ये राजन की सुरक्षा में होगी या तो स्वयं की सुरक्षा में, क्योंकि आप इस राज्य के पालनहार हो, तो इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं है। अभी राजन इस बात से बड़े प्रभावित होते हैं और वह उनकी तलवार तो उनको बेट कर ही देते हैं वापस, साथ में अपनी एक दूसरी तलवार भी उनको दे देते हैं और कहते हैं ये भी रख लो आप, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, शौर्यवान हो, आप पे ये सुसज्जित होती है। तो भोजा का आत्मविश्वास बढ़ जाता है और इस अनुभूति से वह वापस कृतज्ञ होकर चरण स्पर्श के लिए अपना सर झुकाते हैं राजन के सामने और जैसे ही उठते हैं तो उनकी जो पगड़ी होती है सर पे वह गिर जाती है। राजन उनको उठाते हैं और स्वयं की पगड़ी उनके सर पे लगा देते हैं। सारे राज दरबार में इस कृत्य से एक हर्षोल्लास का माहौल बन जाता है। राजन उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं रानी राधा देवी से मिलने के लिए। राधा देवी जो होती है वह भी करुणा की सागर होती है और कहते हैं कि राजन जब आग बबूला होते हैं तो शीतलता का काम राधा देवी किया करती थी। तो राधा देवी का सम्मान जो था राज दरबार में काफ़ी था। ऐसे ही वह उनके कक्ष में पहुंचते हैं। राजन उनसे कहते हैं, रानी देखिए आपके सामने कौन आया है, इनका आदर सत्कार कीजिए। और रानी उनको अल्पोपहार खिलाकर स्थान ग्रहण करवा के उनको स्नेह देती है और कहती है, ऐसा प्रतीत होता है राजन से मिलने के बाद आपकी मित्रता और घनिष्ठ हो गई है। राजन भोजा को प्रस्ताव देते हैं कि यहीं रहोगे, आप कहीं जाओगे नहीं, तो आपको हम एक महल प्रदान करते हैं। इस पर भोजा आपत्ति दर्ज करते हैं और कहते हैं कि आप चाहते हैं तो वही होगा, लेकिन मैं किसी महल में नहीं रहूँगा, मैं आपके समीप रहूँगा, इसी राजमहल में। तो राजन तुरंत इस आदेश को आगे करते हुए उनके लिए स्थान निर्धारित करते हैं। ये घटना 1149-50 की है, 1149-50 की है और यहीं पे कल्हन पंडित जो है इसका समापन करते हैं। अभी कुछ पंक्तियाँ और है या कुछ छंद और है समापन के लिए, लेकिन घटनाएं जो राजन की है यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि 1150 के बाद राजतरंगिणी जो है वो जोन राजा ने लिखी है, कल्हन ने नहीं लिखी है। हालांकि राजा जय सिम्हा जो है वह 1154 मतलब 1154 एडी तक राज्य करते हैं और फिर क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। लेकिन राजतरंगिणी के इस आखिरी अध्याय और आखिरी पंक्तियों में हम कल्हन पंडित को
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनके इस महान कृत्य के लिए जो रचना उन्होंने रची राजतरंगिणी में। शायद वह दुनिया के पहले इतिहासकार थे जिन्होंने राजतरंगिणी की कल्पना 1150 में की थी। वो डॉक्यूमेंटेड है। राजन का खुद का जो परिवार था उसमें उनके 4 बेटे थे। ज्येष्ठ पुत्र जो है गुल्हना थे, वह लोहारा के राजकुमार थे, और सांजपाला जो सैन्य प्रभारी होते हैं वह विरुद्ध हो जाते हैं और उनको कुचलने में राजन कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वह विजय क्षेत्र में खुद मोर्चा संभालते हैं और उनके प्रतिरोध को कुचल देते हैं और भी कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे मंदिरों मठों का निर्माण करना, प्रजा के लिए परोपकारी काम करना। यही गाथा जो है 1154 AD 1154 तक चली। उसके बाद क्या होता है या 1150 के बाद क्या होता है वह हम जोन राजा के साथ में मिलेंगे। मैं स्वयं भी प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने कल्हन की इस राजतरंगिणी को अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाया, और जितना भी आप सबका साथ मिला मैंने इस यात्रा को आगे बढ़ाया। जैसे कि राजतरंगिणी थी, मेरी भी यात्रा वैसे ही चलती रही कहानी के रूप में। और आगे जोन राजा की कहानी के साथ आरंभ करते हैं कुछ समय बाद, और तब तक नमस्कार।